नमस्कार, मैं जनप्रक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से कोरोना के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं, 3 लाख से ज़्यादा संख्या पहुंच गई है। और इस पूरे के पूरे जो कोरोना का पेंडेमिक है, इसमें 2 राज्यों को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। एक है महाराष्ट्र और दूसरा है दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में भी जब याचिका लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज़्यादा जिस राज्य के खिलाफ टिप्पणी की वो था दिल्ली और दूसरा था महाराष्ट्र, जहाँ जिस तरीके से मरने वालों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा था और टेस्ट भी नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि राज्य सरकारें अपने यहाँ मरीजों की गिनती को कम रखना चाहती हैं। और इसका बड़ा खुलासा दिल्ली में भी हुआ है कि किस तरीके से केजरीवाल सरकार मौत के आंकड़े को बहुत नीचे रखने के लिए वो पूरे आंकड़े नहीं दे रही है, पूरी गिनती नहीं बता रही है जो कि मौतें हो रही हैं कोरोना वायरस की वजह से। आज भी जो नए वीडियो सामने आ रहे हैं, नई तमाम पड़ताल सामने आ रही है मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, उसमें ये स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली में मरने वालों की संख्या 2000 से ज़्यादा है। लेकिन केजरीवाल सरकार की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है उसके तहत 1214 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में मरने वालों का आंकड़ा 3717 से पार कर गया है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में पेंडेमिक पूरी तरह फैला हुआ है, अस्पतालों की हालत जर्जर है, और उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो टेस्ट करने की क्षमता है 40,000 है, उसके बावजूद 15,000 से ज़्यादा टेस्ट नहीं हो रहे हैं। अकेले मुंबई के अंदर 12,000 टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वहाँ केवल 4,000 टेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की संख्या के आंकड़े बाहर निकल कर आएँ। ये तो केवल टेस्ट की बात है, लेकिन मरने वाले की संख्या को भी जिस तरीके से छुपाया जा रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के 2 बड़े जो शमशान घाट हैं, चाहे निगम बोध घाट हो या पंजाबी बाग, उनके रोज़ के जो लाशें जितनी जलती हैं उसके आधी संख्या दिल्ली सरकार की तरफ से मृत्यु का आंकड़ा दिया जाता है। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने भी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ बैठक की और उसके बाद उस बैठक में सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अच्छी तरीके से समझाएं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। अपनी घिनौनी राजनीति से बाज आकर केजरीवाल पूरी तरीके से इस महामारी में जनता की सेवा करने का काम करें, सही निर्णय लेने का काम करें, और इसके लिए उन्होंने समझाने का दायित्व दिया है गृह मंत्री अमित शाह को। गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से समझाएंगे ये तो सबको पता है। निश्चित तौर पर कल केजरीवाल की क्लास लगने वाली है और केजरीवाल ने अब तक जो झूठे आंकड़े दिए, तमाम जो दावे किए हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी, और उस टिप्पणी के बाद भी केजरीवाल सरकार सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि लाशों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जानवरों की तरह उनकी लाशों को, मनुष्यों की लाशों को ट्रीट किया जा रहा है। आज भी तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जब एक एक एम्बुलेंस में 4-4 लाशों को भरकर शमशान घाट पहुंचाया जा रहा है। तमाम जो रिश्तेदार हैं मरीजों के जिनकी मौत हो चुकी है, वो सब बता रहे हैं कि उनके जो परिवार वाले हैं उनके बारे में बताया नहीं जा रहा है। 2-2, 3-3 दिन बाद जब वो मोर्चरी में जाते हैं तब पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। उनके बारे में कुछ भी जानकारी देने से अस्पताल और सरकार मना कर रही है। इसको लेकर भी गंदी राजनीति केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन, वो उल्टे केंद्र सरकार से ये कह रहे हैं, संजय सिंह भी कह रहा है कि आप हमें छूट दिला दीजिए तो हम ज़्यादा केसेस के टेस्ट कर लेंगे। यानी कि कोई भी व्यक्ति कैसे भी आए और वो टेस्ट करा ले तो हमें अगर ये छूट मिल जाएगी तो हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे, नहीं तो ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकते। सीधे तौर पर केजरीवाल ने हाथ खड़े करने की कोशिश की है। और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। झारखंड जैसे राज्य का, जो कि ज़्यादातर वनांचल का राज्य है, उसमें भी जो मरने वालों की दर है और ठीक होने वाले की दर है वो दिल्ली से बहुत ज़्यादा बेहतर है। दिल्ली में अगर मरने वालों की जो दर है और ठीक होने वालों की दर लगभग 1/3 है, यानी 33% के करीब है, जबकि पूरे देश में ये जो दर है वो 50% के आसपास है। महाराष्ट्र में भी जो ठीक होने वालों की दर है वो करीब 47% के आसपास है, लेकिन दिल्ली में ये 33% है, जबकि दिल्ली के अंदर भारत के सबसे अच्छे अस्पताल मौजूद है, सबसे ज़्यादा अस्पताल मौजूद है। अगर 1 करोड़ जनसंख्या की बात की जाए, जो कि 1 से 1.5 करोड़ जनसंख्या दिल्ली की है, उसके ऊपर जितने अस्पताल बाकी प्रदेशों में हैं उससे कहीं बेहतर स्थिति की स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य स्थितियां दिल्ली में हैं। उसके बावजूद अगर इतने लोगों की मौत हो रही है तो निश्चित तौर पर इसके लिए राज्य सरकार को ही दोषी ठहराया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जो कि दिल्ली की जनसंख्या का करीब करीब 20 गुना है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में ठीक होने वालों का जो प्रतिशत है वो 60 है। और अगर दूसरे राज्यों की बात किया जाए, राजस्थान जैसे प्रदेश में भी ठीक होने वालों का प्रतिशत दिल्ली से कई गुना ज़्यादा है। गुजरात का नाम लेकर केजरीवाल की पार्टी राजनीति करने की कोशिश करती है, लेकिन गुजरात में भी ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो दिल्ली से बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके बावजूद केजरीवाल और उसके साथ के लोग ये नहीं समझ रहे हैं और वो दूसरे राज्यों पर उंगली उठा रहे हैं, दूसरे राज्यों पर सवाल उठा रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल की कंडीशन है दिल्ली में, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। दिल्ली एक नगर राज्य है, यह पूर्ण राज्य भी नहीं है। उसके बावजूद इसमें जिस तरीके से केजरीवाल ने शराब की दुकानों को खुलवाया और उसके बाद शराब की दुकानों पर जो भीड़ लगी हुई है, आज भी किसी भी शराब की दुकान के बाहर आप जाकर देखिए, वहाँ 20 से 50 लोग एक के पीछे एक चिपके हुए खड़े हुए हैं। किसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। नाम के लिए उन्होंने मास्क जरूर लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वहाँ सब कुछ हो रहा है वो निश्चित तौर पर इस महामारी को बढ़ाने वाला है। दूसरी तरफ दिल्ली में बसों में केजरीवाल ने महिलाओं के लिए फ्री टिकट किया था, लेकिन आज भी कोरोना महामारी के समय भी वो फ्री वाला ड्रामा चल रहा है और उसकी वजह से बसों में महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है और पुरुषों के लिए बसों में जगह नहीं मिलती है, क्योंकि फ्री के चक्कर में महिलाएं सीट पहले से ले लेती हैं और उसके बाद जो लोग काम पर जाने वाले हैं वो बस स्टैंड के ऊपर खड़े रह जाते हैं, बसें आगे निकल जाती हैं, क्योंकि पहले ही एक बस में 40 के करीब सीटें हैं और 20 लोग ही बैठ सकते हैं। वैसी स्थिति में भी केजरीवाल फ्री बिजली पानी वाला ड्रामा करने से बाज नहीं आ रहा है, जो कि सीधे तौर पर कोरोना को बढ़ाने की एक साजिश लगती है। केजरीवाल तो पहले ही कह चुका है, उसके नायब ने भी कहा था कि दिल्ली के अंदर आने वाली 31 जुलाई तक 5.5 लाख लोग हो जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति रही और दिल्ली में ठीक होने वालों का आंकड़ा 33% है, उस हिसाब से तो केवल 1.5 लाख लोग ही ठीक हो पाएंगे और मरने वालों की जो तादाद है वो कितनी होगी आप इससे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि मरने वालों की तादाद के मामले में भी दिल्ली का जो प्रतिशत है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सीधे तौर पर ये पूरा का पूरा जो आंकड़ा है, पूरे की पूरी जो तस्वीर है वो एक भयावह तस्वीर पैदा करती है और दिल्ली के जो लोग हैं उन्हीं को इसके लिए दोष दिया जा सकता है, जिन्होंने फ्री बिजली पानी के चक्कर में ये सब किया है। लेकिन अब देखना है कि गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से केजरीवाल की क्लास लगाते हैं, किस तरीके से उसको समझाते हैं और क्या वो चेतावनी देंगे कि अगर यह मामला इसी तरह से चलता रहा तो दिल्ली में निश्चित तौर पर राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि जब इतनी मौतें हो रही हैं और देश के नागरिकों की ज़िंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है और ऐसी स्थिति में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर ही लोगों की जान बचाई जा सकती है। वहीं दूसरी तो महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे ने मीटिंग की, उसके बाद बाला साहब थोराट जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्री भी हैं सरकार में, उन्होंने भी ये कह दिया है कि हमारे को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं, जो जिम्मेदारी है, जो भी अगर दोष भी है तो वो सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ऊपर होना चाहिए। ऐसा कहने के पीछे कांग्रेस का कारण भी है, जिस तरीके से राहुल गांधी भी एक बार डिसोन कर चुके हैं महाराष्ट्र की सरकार को, क्योंकि उन्हें पता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत महाराष्ट्र में है कोरोना की वजह से। और अगर महाराष्ट्र कोई देश रहा होता तो निश्चित तौर पर यह 17वें नंबर पर होता कोरोना से पीड़ित या उनसे मरने वालों की स्थिति के नाम पर। 196 देश दुनिया के ऐसे हैं जिनमें कोरोना की लड़ाई में महाराष्ट्र उनसे पीछे है। और शर्म की बात तो ये है कि महाराष्ट्र इस लड़ाई में पाकिस्तान से भी पीछे नज़र आता है। सीधे तौर पर इस तरीके की स्थिति वहाँ बन गई है और तीनों ही पार्टियां जो सत्ता में शामिल हैं वो एक दूसरे पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रही है। और इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा जो कम दोष जिसके ऊपर लग रहा है, सबसे ज़्यादा मज़े जो कर रहा है वो है शरद पवार और उनकी पार्टी एनसीपी। तमाम बातों के बाद एक तरफ कांग्रेस के ऊपर सवाल उठते हैं और दूसरी तरफ शिवसेना के ऊपर, और एनसीपी चुपचाप पूरे खेल का तमाशा देख रही है और दोनों ही पार्टियों से अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। लेकिन लगता है कि महाराष्ट्र में भी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, क्योंकि कोरोना से जो मौतें हो रही हैं और जो बीमारों की संख्या है, जिस तरीके से अस्पतालों के हाल हैं, वहाँ भी लाशों के ढेर लगे हुए हैं।
उसको देखते हुए अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए इस सरकार से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अकेले बाला साहब थोराट की तरफ से नहीं, अन्य भी जो छुटभैया नेता हैं उनकी तरफ से भी ऐसे ही बयान आ रहे हैं और वो बार बार उद्धव ठाकरे के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। और ये सारी की सारी जो स्थिति बनी है, जो दुर्घटना के द्वारा लोग मर रहे हैं, जिसे कि कोरोना की दुर्घटना कह सकते हैं या महामारी कह सकते हैं, उसके लिए अगर महाराष्ट्र के लोग और खासकर कांग्रेस के लोग किसी को दोषी मान रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी या दूसरे सामान्य जो लोग हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर सरकार ने सही तरीके से काम किया होता, सरकार ने सही एहतियात बरते होते तो शायद ये महामारी इस तरीके से विकट रूप महाराष्ट्र में नहीं ले पाती। लेकिन जैसा कहा जाता है राजनीति में कि कुछ लोग होते हैं जो विरोध के लिए विरोध करते हैं, तो वही महाराष्ट्र में और दिल्ली में भी हुआ कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी, केंद्र सरकार ने या स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो सुझाव दिए थे राज्य सरकारों को, उनको सबसे कम मानने का काम या तो महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे प्रदेशों ने किया या फिर पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों ने। पश्चिम बंगाल में भी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि वहाँ भी जिस तरीके से ठीक होने वालों का प्रतिशत है वो 40 के ही आसपास है। तो सीधे तौर पर ये लोग केंद्र सरकार से अपनी दुश्मनी निभाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसकी कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। और अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में कब तक चुप बैठी रहती है, जैसा कि तमाम लोगों की मांग है। और इसको लेकर तमाम याचिकाएं भी अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही हैं कि इन राज्य सरकारों को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये सही तरीके से कोरोना की जो पेंडेमिक है उससे लड़ने में कामयाब नहीं रही हैं। भारत के संविधान की अगर बात की जाए तो उसमें दो इमरजेंसी की बात की गई है, एक तो राजनीतिक इमरजेंसी और दूसरी बात की गई है आर्थिक इमरजेंसी। यानी राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए दो ही तरीके के कारण की बात है। लेकिन अब चूंकि इस तरीके की घटनाएं पहले नहीं हुई हैं तो भारत सरकार को और संसद को भी ये सोचना चाहिए कि पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में भी अगर कोई सरकार, कोई तंत्र फेल हो जाता है तो उसको भारतीय संविधान की धारा 356 के तहत बर्खास्त किए जाने की जरूरत है, क्योंकि देश के नागरिकों की जान बहुत कीमती है। और किसी भी व्यक्ति को जो कि फ्री या दूसरे तरीके की राजनीति के बल पर सत्ता में बैठा हो, उसको इस तरीके से लोगों की जान लेने का कोई हक नहीं है। जय हिंद, जय भारत।